प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। यह एक विशिष्ट कालखंड रहा है जहाँ पर सबसे अधिक रचनाएं हुई हैं। इंटरमीडिएट स्तर तक के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भक्ति काल और आधुनिक काल तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किंतु आदिकाल और रीतिकाल को समझने में उन्हें परेशानी होती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर हम आपको आज रीतिकाल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रीतिकाल को हिंदी साहित्यकारों ने अलंकृत काल, श्रृंगार काल, मध्यकाल आदि कई नामकरण किए। रीतिकाल को प्रमुख रूप से दो उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, एक रीतिबद्ध काव्य और दूसरा रीतिमुक्त काव्य। बोर्ड परीक्षा में इन दोनों उपकालों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीतिबद्ध साहित्य के किन्हीं दो कवियों का नाम लिखो, या रीतिबद्ध साहित्य के किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखो, रीतिमुक्त साहित्य के किन्हीं दो कवियों का नाम, या रीतिमुक्त साहित्य के किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखो। तो इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं जो बहुविकल्पीय या एक एक नंबर के आते हैं। सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य को या रीतिबद्ध साहित्य को समझते हैं। रीतिबद्ध क्या है? रीतिबद्ध कवि वह कवि हुआ करते थे जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के उद्देश्य से रीति ग्रंथों की रचना की, उनका प्रणयन किया। इस वर्ग के अंतर्गत वह कवि भी आते हैं जिन्होंने शिक्षा देने के उद्देश्य से रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, किंतु इन ग्रंथों के काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य रचना की। इस प्रकार से दो प्रकार के कवि रीतिबद्ध साहित्य में आ गए, एक आचार्य कवि और एक काव्य कवि। आचार्य कवि वह जिन्होंने शिक्षा देने के उद्देश्य से, काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से रीति ग्रंथों का प्रणयन किया, उनकी रचना की। और काव्य कवि वह जिन्होंने उन रीति ग्रंथों की रचना तो नहीं की, बल्कि उन काव्य सिद्धांतों के आधार पर अपनी काव्य रचना की। ये काव्य सिद्धांत होते थे काव्य गुण, काव्य दोष, रस अलंकार था छंदों का उचित प्रयोग, नायक नायिका भेद, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत आदि अनेक प्रकार के काव्य सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें काव्य रचना परिपाटी सिखाई जाती थी। तो रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत जैसे चिंतामणि हैं, बिहारी लाल, भिखारी दास, तोष, मतिराम, कुलपत मिश्र, देव आदि कई कवि आते हैं। इन सभी कवियों या आचार्यों ने या तो रीति निरूपण शिक्षा विषयक ग्रंथ की रचना की, या उन ग्रंथ के सिद्धांतों के आधार पर अपनी काव्य रचना की। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य दो प्रकार के होते थे, एक काव्य कवि होते थे और दूसरे आचार्य कवि होते थे। इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। दूसरा प्रमुख है रीतिमुक्त काव्य। अब हम ये जो दूसरी प्रमुख शाखा है रीतिमुक्त काव्य, इस काव्य धारा के अंतर्गत वह कवि आते थे जो इन रीति ग्रंथों की परिपाटी से मुक्त होते थे, जिन्हें अपनी स्वच्छंद प्रकृति प्यारी थी। उन्हें किसी ग्रंथ की बनी बनाई परिपाटी में रहकर काव्य रचना करना स्वीकार नहीं था। इनका काव्य इनकी अपनी आंतरिक अनुभूति थी, और अपनी आंतरिक अनुभूति या व्यक्तिगत पीड़ा के आधार पर इन्होंने काव्य रचनाएं की। इसमें से कुछ कवि तो प्रेम की पीड़ा के गायक थे, जैसे घनानंद, बोधा और आलम। इन तीनों कवियों ने किसी न किसी प्रेमिका से प्रेम किया और उसकी पीड़ा के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पीड़ा की काव्य रचनाएं की, किंतु इनकी काव्य रचनाएं उन रीति ग्रंथों की परिपाटी पर आधारित नहीं थी। इस प्रकार से इन सभी कवियों में प्राचीन या रीति परंपरा की रूढ़ियों से मुक्ति थी और अपनी ही प्रेम की पीड़ा के गायक थे। इनका काव्य आत्म प्रधान या व्यक्तिपरक था। रीति काव्य के अंतर्गत 5 कवियों का नाम लिया जाता है। रीतिमुक्त काव्य के अंतर्गत 5 कवियों का प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और दुजदेव। ये सभी कवि प्रबंध या मुक्तक दोनों रचनाएं की। अब हम रीतिबद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं।
रीतिबद्ध साहित्य के 5 प्रमुख, हालांकि 2 प्रमुख कवि पूछे जाते हैं किंतु हम आपको 5 प्रमुख कवि बता रहे हैं। चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम, बिहारी लाल तथा कुलपति मिश्र। चिंतामणि के 2 प्रमुख ग्रंथ कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश, भिखारी दास का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, मतीराम का रसराज, ललित ललाम, बिहारी लाल की सतसई या बिहारी सतसई, कुलपति मिश्र का रस रहस्य और नखशिख। इस प्रकार से 5 कवि चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम, बिहारी लाल और कुलपति मिश्र रीतिबद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं और इनकी 2 रचनाएं पूछी जाती। हमने आपको 7 रचनाएं, 9 रचनाएं यहाँ पर दी हैं। इन रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाओं और उनके कवियों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे। रीतिकाल की दूसरी प्रमुख उपशाखा है रीतिमुक्त शाखा। इस रीतिमुक्त शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा, दुचदेव और ठाकुर। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, आलम का आलम केली, बिरह बारिश, बोधा का बिरह बारिश, इश्कनामा, दुजदेव का श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवतीसी और ठाकुर का ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। इस प्रकार से 5 प्रमुख कवि घनानंद, आलम, बोधा, दुजदेव और ठाकुर और इनकी प्रमुख रचनाएं घनानंद का सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, आलम का आलम केली, बिरह बारिश, बोधा का बिरह बारिश, इश्कनामा, दुजदेव का श्रृंगार लतिका, श्रृंगारवतीसी, ठाकुर का ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इन रचनाओं को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताओ, या किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का वर्णन और रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखो। या यह भी पूछा जा सकता है रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक रचनाओं के नाम लिखो। इस प्रश्न पर आधारित हम आपको उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख कवियों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को संक्षेप में बता रहे हैं। सबसे प्रमुख इस काल की प्रवृत्ति थी श्रृंगार रस की रचनाएं। इस काल में सबसे अधिक श्रृंगार रस की रचनाएं लिखी गईं, क्योंकि इस काल के सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे। इसलिए राजाओं को प्रसन्न करने के लिए हर कवि किसी न किसी प्रकार से श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताएं लिखा करता था। तो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति थी श्रृंगार रस की रचनाओं की बहुलता या श्रृंगार रस की रचनाएं। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति इस काल की थी नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। चूंकि इस काल में सभी कवि आश्रयदाताओं के यहाँ रहते थे, इसलिए आश्रयदाताओं के राजाओं की प्रशंसा के लिए वो स्त्रियों के नखशिख वर्णन किया करते थे। नखशिख वर्णन का अर्थात हुआ पैर के नाखून से सिर की चोटी तक एक एक अंग उपांग का विलासिता पूर्वक चित्रण करना। तीसरी प्रमुख विशेषता, आश्रयदाताओं के यहाँ रहते थे तो उनकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। तो प्रमुख विशेषता है तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। चौथी प्रमुख प्रवृत्ति थी काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं लिखना। जैसा कि आपको बताया गया कि रीतिकाल 2 उपशाखाएं थी, एक रीतिबद्ध शाखा, एक रीतिमुक्त शाखा। तो रीतिबद्ध शाखा के कवि या तो आचार्य कवि हुआ करते थे या काव्य कवि हुआ करते थे। आचार्य कवि काव्य शास्त्रीय नियम बनाते थे और काव्य कवि उन नियमों पर आधारित कविताएं लिखा करते थे। तो इसलिए काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं करना इस कार्य की प्रमुख विशेषता थी। और 5वीं प्रमुख प्रवृत्ति है अलंकारों के चमत्कारिक पूर्ण प्रयोग। और इसमें हमने 2 कवियों के चित्र आपको दिए हैं, एक है केशवदास और दूसरे हैं बिहारी लाल। केशवदास की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर कही जाती है। ये छंदों का ही अजायब घर नहीं, अतिरिक्त अलंकारों का भी अजायब घर है। यहाँ पर इतने सारे छंद आपको मिलेंगे, इतनी सारी अलंकार, इतने सारे रस आपको मिलेंगे जितना अन्य किसी कवि के एक ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। और दूसरे आपके प्यारे कवि बिहारी लाल हैं, जिनके छोटे छोटे दोहों में अनेक प्रकार के रस और अलंकार भरे हुए आपको दिखाई देंगे।
तो इन्हीं दो कवियों को हमने प्रमुख कवि माना है। एक केशवदास की प्रमुख रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, दूसरी प्रमुख रचना है रतन बावनी और तीसरी प्रमुख रचना है कवि प्रिया। बिहारी लाल की प्रमुख रचना है बिहारी ससई। इस प्रकार से हमने आपको रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं, प्रमुख उपशाखाओं, उन उपशाखाओं की प्रमुख विशेषताओं, उन उपशाखाओं के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को संक्षेप में बताया है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही काम आएगी। आशा है आप सभी लोग रीतिकाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तथा आगामी बोर्ड परीक्षा में आप इस प्रकरण से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।